नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से लौटते ही उत्तराखंड में चल रहे नेशनल गेम्स की व्यवस्थाओं का अवलोकन करने रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भोजन व्यवस्थाओं का अवलोकन किया, जहां अनेक राज्यों के खिलाड़ियों से बात कर उनका हौसला भी बढ़ाया। वहीं सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय खेल का अनुभव राज्य के लिए काफी कारगर साबित होगा। शानदार 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हो गया है और शानदार तरीके से हो रहे हैं। 11 स्थानों पर एक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होनी है और आज मैंने जो है शूटिंग रेंज देखी है। अन्य जो हमारे खिलाड़ी आए हैं उनके साथ मैंने आज वहाँ पर भोजन व्यवस्था भी देखी है, अन्य व्यवस्थाएं भी देखी हैं। जो इस बार का हमारा जो है ग्रीन गेम्स के आधार थीम्स पर जो ये आयोजित किए जा रहे हैं, वो थीम भी हमारी आगे बढ़ रही है, शानदार हो रही है। सभी खिलाड़ी भी जो है उन्होंने बहुत आज प्रसन्नता व्यक्त करी कि उनको बहुत आनंद यहाँ पर आ रहा है। और जो हमारे स्ट्रक्चर बने हैं, जो हमारा जैसे शूटिंग रेंज बनी है, वो अपने आप में एक अलग प्रकार की शूटिंग रेंज है। मैं तो आप सब लोगों से भी कहूँगा कि एक बार जरूर उसको आप लोग देखने जाइए। और मुझे खिलाड़ियों ने कहा कि इसका उपयोग होते रहना चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि अब हमारे जो नवोदित उदयमान खिलाड़ी हैं वो सभी जो स्ट्रक्चर हमारे बहुत अच्छे अच्छे बन गए हैं 11 स्थानों पर, क्योंकि जहाँ जहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय ये हमारे राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं उनका उपयोग आने वाले हमारे खिलाड़ियों के लिए होगा और हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ी निश्चित रूप से उसका लाभ उठाएंगे और अपनी पहचान बनाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने धाकड़ अंदाज में विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जब भी घुसपैठियों की बात आती है तब बांग्लादेशियों की बात आती है। आपदा वाले हमेशा उनका समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने जवाबी हमला करते हुए कहा कि वो यूपी, बिहार और उत्तराखंड के लोगों को अपना नहीं समझते। इसी प्रकार बांग्लादेश में जब नरसंहार हो रहा था तब हिंदुओं पर अत्याचार के समय विपक्ष ने एक आवाज भी नहीं उठाई थी। निश्चित रूप से देखिए, जब भी घुसपैठियों की बात आती है, बांग्लादेशियों की बात आती है, तो आपदा वाले जो है हमेशा उनका समर्थन करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। और उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड के लोगों को वो जो है अपना नहीं समझते, उनको बाहरी समझते हैं, उनके साथ दोगलेपन का व्यवहार करते हैं। और इसी प्रकार बांग्लादेश में जब नरसंहार हो रहा था, वहाँ हिंदुओं पर तमाम तरह से अत्याचार, अमानवीय व्यवहार हो रहा था, माताओं बहनों के साथ हर प्रकार से अन्याय हो रहा था। इन्होंने एक आवाज भी किसी ने नहीं उठाई। अन्यथा ये लोग छोटी छोटी बातों पर जंतर मंतर पर धरना करते हैं, कभी कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन इस मामले में इनको पूरी तरह से सांप सूख गया। इसलिए दिल्ली के प्रदेश भर में बीजेपी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के जन्म शताब्दी साल के रूप में मनानी जा रही है, जिसको लेकर देहरादून के बीजेपी कार्यालय में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जहां आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को लेकर 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें संपर्क अभियान को 15 मार्च तक चलाया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी की यह जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष को बड़े धूमधाम से मना रही है और अटल जी से संबंधित जितनी भी स्मृतियां हैं, उनके संबंध में जितने लेख हैं, उनके संघर्ष के समय का, उनके संगठनात्मक क्रियाकलापों का, उनकी राजनीतिक गतिविधियों की जितनी भी स्मृतियां हैं, उन सभी को हम देश भर में एकत्र कर रहे हैं। और अटल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से जो भी हमारे कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलती है, उसको हम संजोने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए उत्तराखंड में 11 सदस्यीय कमेटी भारतीय जनता पार्टी की बनी है। आज उसी कमेटी की बैठक हमारी संपन्न हुई है। हम जिला स्तर पर भी 5 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की कमेटी बना रहे हैं और मंडल स्तर पर मंडल अध्यक्ष की संयोजक में 3 सदस्यीय समिति हमारी मंडल स्तर पर बनेगी। और अभी हमारे पास 15 मार्च तक के कार्यक्रम केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से मिले हैं और 15 मार्च के बाद के कार्यक्रम हमें केंद्रीय नेतृत्व के बाद में अगले माह में प्राप्त होंगे। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने कानपुर की घटना पर भी दुख व्यक्त किया, जिस पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। जो कुछ भी हुआ वो उत्तराखंड के इतिहास पर
उत्तराखंड के माथे पर कालिक पुत गई है, जिसको कहना चाहिए। जो उत्तराखंड की एक पहचान थी कि ये एक शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ पर अपराध नहीं होते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि अच्छे लोग होते हैं, वो कालिक, वो कलंक आज उत्तराखंड के माथे पर लगा है। इसमें बहुत बड़ी चूक पुलिस के द्वारा भी हुई है। पुलिस अगर समय पर चेत जाती तो इस घटना से बचा जा सकता था, और इसलिए पुलिस की चूक कहां हुई? इंटेलिजेंस का फेलियर है या पुलिस ने उसको गंभीरता से नहीं लिया? जितनी एक्टिव पुलिस बाद में हुई है, इसका एक चौथाई अगर पहले हो जाता तो कुछ भी नहीं होता। भाई, चैंपियन की बीवी ने एक रिपोर्ट किया, किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। 24 घंटे बाद उस पर ध्यान गया। देखिए, त्रिवेंद्र जी का वो अपना विचार है, उनकी अपनी जानकारियां हैं। निश्चित रूप से उनके सुझाव में सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, उसको संज्ञान लिया है, और उसमें जो करने की आवश्यकता होगी, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी हरिद्वार के प्रकरणों को बड़ी गंभीरता से उन्होंने लिया है, और इसी का परिणाम भी रहा है कि गिरफ्तारी भी हुई है, मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। और हम शांति प्रिय प्रदेश हमारा उत्तराखंड है, यहाँ किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की घटना का पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार बिल्कुल तत्पर है। देहरादून में नगर निगम के आयकर विभाग ने हाउस टैक्स जमा नहीं करने वाले करीब 15,000 कमर्शियल हाउस पर टैक्स दर का नोटिस जारी किया है। इसमें बड़े बकायादारों की संख्या 460 है, जबकि 50 से 1 लाख तक के टैक्स धारकों की संख्या 3,000 के करीब है। इस पर नगर आयुक्त नमामि बंसल ने सख्त लहजे में कहा है कि बकायादारों को अवशेष राशि पर 12% राशि जुर्माने के तौर पर जमा करनी होगी, जबकि चालू वित्त वर्ष का टैक्स जमा करने पर 20% तक की छूट भी दी जाएगी। हमारी कई श्रेणियां हैं, कुछ बड़े बकायेदार हैं जो कि लगभग 460 हैं। उसके अलावा 1 लाख से 50,000 तक के जो बकायेदार हैं वो लगभग 3,000 उनकी संख्या है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 14 से 15,000 हमारी सारे बकायेदार की संख्या है, और उन सभी को बिल के रूप में बिल भेजा गया है प्रॉपर्टी टैक्स का, जो उनका इस वित्तीय वर्ष का ड्यू है, और उसी को एक नोटिस के फॉर्म में रिमाइंडर के तौर पर भेजा गया है कि वो ससमय अपने हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स को जमा करा लें और किसी भी प्रकार की अनावश्यक कार्रवाई से बचें। बीजेपी नेता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थन में संभावित गुर्जर महापंचायत को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। हरिद्वार जिले में सीमाओं पर भारी फोर्स तैनात की गई है। चप्पे चप्पे ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। दरअसल खानपुर के वर्तमान विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह के विवाद मामले के चलते गुर्जर समाज की ओर से महापंचायत का आह्वान पूर्व विधायक के पक्ष में किया गया था, जिसके बाद महापंचायत के स्थगित होने का ऐलान भी हो गया था। इसी को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी ने भी कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया तो उचित जवाब दिया जाएगा। हरिद्वार के देहात क्षेत्र में बुलाई गई महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, जिसके चलते बॉर्डर एरिया और मुख्य चौक चौराहों पर पुलिस बल और पीएसी के जवानों की भारी तैनाती की गई है। साथ ही एसपी और डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी भी निगरानी में जुटे हुए हैं। आज पूरे संपूर्ण देहात क्षेत्र में, खासकर मंगलौर लंढौरा क्षेत्र में 2 सुपर जोन और करीब 7 जोन में डिवाइड किया गया है, जिसमें डिप्टी एसपी और एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों को लगाया गया है। इनके साथ करीब 12 से ऊपर थानाध्यक्ष और करीब 6 कंपनी पीएसी सीएपीएफ इनको दिया गया है। लॉजिस्टिक के तौर पर सारी जो हमारी जितने भी हमारी तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। हालांकि इनके द्वारा इस पूरे जो इनकी पंचायत थी, महापंचायत, इसको कॉल ऑफ कर दिया गया था, लेकिन फिर भी अतिरिक्त सुरक्षा हम लोगों के द्वारा दी गई है कि किसी भी अनहोनी या किसी भी ऐसी चीज़ को जो मान लीजिए पिछली बार भी जब इन्होंने कॉल ऑफ किया था उसके बाद भी कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, तो वो चीज़ की वो संभावनाओं को भी पूरी तरीके से हम लोगों ने निरस्त करने के लिए, पूरी संभावनाओं पर हम लोगों के द्वारा कार्रवाई करने के लिए हमारी पूरी व्यवस्था है, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार की कोई भी महापंचायत हमारे द्वारा नहीं होने दी जाएगी। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं मौसम के अचानक बदलने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं घने कोहरे के कारण मसूरी नगर पालिका परिषद ने जनता के लिए एक बेहद अहम कदम उठाया है, जहां ठंड से बचने के लिए लोगों के लिए मुख्य चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है।
प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता से भरपूर राजभवन में जल्द ही बटरफ्लाई गार्डन बनाने की तैयारी की जा रही है। इस गार्डन से तितलियों के रंग बिरंगे संसार के साथ साथ उनके संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। इस संबंध में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रमुख वन संरक्षक और वन विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान प्रमुख वन संरक्षक ने बताया कि गार्डन की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। गार्डन में तितलियों के लिए उपयुक्त पौधे लगाए जाएंगे जो तितलियों को आकर्षित करते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों अगले बजट की तैयारी की जा रही है, लेकिन उससे पहले इस वित्तीय वर्ष के बजट खर्च को लेकर वित्त विभाग अपनी तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, वित्त विभाग सभी विभागों के बजट खर्च परफॉर्मेंस की जांच भी कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। किसी भी राज्य में विकास का पैरामीटर उस राज्य की ओर से पूंजीगत विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किया जाने वाला एक्सपेंडिचर, बजट खर्च एक बड़ा मानक होता है। उत्तराखंड में लगातार वित्त विभाग पूंजीगत विकास में बजट खर्च को लेकर विभागों पर जोर दे रहा है। बता दें कि इस वित्तीय वर्ष के लिए प्रदेश सरकार ने 89,230 करोड़ का बजट विधानसभा में पास किया था। अब तक के सरकार के खर्च पर बात की जाए तो अब तक कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार के 52 डिपार्टमेंट ने प्रस्तावित 15,854 करोड़ में से 6,217 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, जो कि प्रस्तावित बजट का लगभग 41.85% है। बता दें ये आंकड़े 1 अप्रैल 2024 से 7 जनवरी 2025 तक के हैं। उत्तराखंड सरकार के बजट पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो सरकार के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जिन पर नवनिर्माण और विकास कार्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में सरकार के हैवीवेट बजट यानी 500 करोड़ से ज्यादा का प्रस्तावित बजट रखने वाले विभागों की बात की जाए तो वो इस तरह हैं। ग्रामीण विकास विभाग, प्रस्तावित बजट 1,632 करोड़। लोक निर्माण विभाग, प्रस्तावित बजट 1,440 करोड़। सिंचाई विभाग, प्रस्तावित बजट 1,380 करोड़। ऊर्जा विभाग, प्रस्तावित बजट 1,281 करोड़। शहरी विकास, प्रस्तावित बजट 774 करोड़। खाद्य आपूर्ति विभाग, प्रस्तावित बजट 613 करोड़। आपदा प्रबंधन विभाग, प्रस्तावित बजट 596 करोड़। पेयजल निगम, प्रस्तावित बजट 572 करोड़। अपने प्रस्तावित बजट में से अधिक बजट को रिलीज कराकर और उसे खर्च करना यह माना जाता है कि वह कार्य पूरे हो गए हैं और बजट खर्च हुआ है, यानी विकास कार्य किए गए हैं। ऐसे में अगर सबसे ज्यादा बजट रखने वाले विभागों में बजट खर्च के मामले में सबसे अच्छा काम करने वाले विभागों की बात करें तो वो इस तरह है। बजट खर्च में टॉप 5 परफॉर्मर। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने 62.84% बजट खर्च किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 98.51% बजट खर्च किया। शहरी विकास विभाग ने 64.48% बजट खर्च किया। कृषि विभाग ने 64.12% बजट खर्च किया। खेल विभाग ने 92.40% बजट खर्च किया। बजट खर्च करने के मामले में आपदा प्रबंधन विभाग सबसे ज्यादा फिसड्डी साबित हुआ है। उसके बाद पर्यटन विभाग भी कम बजट खर्च कर सका है। वहीं वन और ऊर्जा निगम ने भी कम बजट खर्च किया है। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग भी बजट खर्च करने के मामले में काफी लो परफॉर्मर है। आपदा प्रबंधन विभाग, जिसका प्रस्तावित बजट 596 करोड़ का है, लेकिन केवल 29% खर्च हुआ है। पर्यटन विभाग का प्रस्तावित बजट 259 करोड़ रुपए का है। विभाग ने केवल 30% खर्च किया है। वन विभाग भी बजट खर्च के मामले में पीछे है। 129 करोड़ के बजट में से फॉरेस्ट विभाग ने केवल 30% ही खर्च किया है। राज्य के पावर सेक्टर में भी प्रस्तावित बजट 1,281 करोड़ का है, लेकिन अभी तक केवल 40% ही खर्च किया गया है। समाज कल्याण विभाग का भी 158 करोड़ का बजट है, जिसमें से केवल 26% खर्च हुआ है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए वित्त सचिव दिलीप रावलकर ने बताया कि इन दिनों
आगामी वित्तीय वर्ष के बजट को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। दिसंबर एंड हमारा हो गया है, मतलब क्वार्टर 3 खत्म हो गया है हमारे फाइनेंशियल ईयर का। और इस दौरान जो हमारी व्यय की जो स्थिति दिख रही है वो पिछले गत वर्ष से काफ़ी अच्छी है। उसमें राजस्व में हम लोगों का जो राजस्व बेसिकली वो व्यय होता है जिसमें आपको सर्विसेज के लिए पे करते हैं, जैसे आपकी शिक्षा है, स्वास्थ्य है और मेंटेनेंस के एसेट्स वगैरह है, इसमें आप जो भुगतान करते हैं उसमें लगभग आपका 33,000 करोड़ से अधिक धनराशि व्यय हो चुकी है। और जो कैपिटल व्यय जिसके चलते हम लोग विविध एसेट्स बनाते हैं, निर्माण करते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण व्यय होता है राज्य सरकार का, क्योंकि उसमें दीर्घकालीन योजनाएं बनती है। उसमें हम लोगों का 5,900 करोड़ से अधिक का व्यय हुआ है। तो कुल मिला के हम लोगों का 39,000 करोड़ से अधिक का व्यय अभी आज की डेट में हुआ है। और ये हमारी पिछली इसकी तुलना करें तो लगभग हम लोगों का ये 7-8% जो है अधिक है उससे। तो हमारे एक्सपेंडिचर के लिए अभी हम लोगों के पास और एक क्वार्टर बचा हुआ है और एक तिमाही बची हुई है। तो वहीं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि इस वित्तीय वर्ष में बजट खर्च को लेकर सभी विभागों की समीक्षा की जा रही है और यह देखा जा रहा है कि कौन सा विभाग अपने बजट खर्च के परफॉर्मेंस में अच्छा कर रहा है, तो वहीं जो विभाग अपना कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट अच्छे से खर्च नहीं कर रहा, उसकी आगामी आने वाले बजट में कटौती की जाएगी। देखिए, लगातार हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं और जिन विभागों का खर्चा कम हुआ है उनको हम लगातार बोलते भी रहते हैं, चाहे हमारे अधिकारीगणों, बीच बीच में मैंने भी बैठकें ली है, समीक्षा की है। और ये बात ठीक है कि कुछ विभाग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी ठीक है कुछ विभाग अभी भी उसमें उस जो अपेक्षाकृत बजट खर्च नहीं कर पाए हैं। तो उसमें हमने एक बात और भी कही है, जो विभाग इस प्रकार के होंगे तो आने वाले बजट में उनको उस प्रकार से फिर कंसिडर भी किया जाएगा। यानी यदि वो खर्चा कम कर पा रहे हैं तो फिर अगले बजट में उनको कटौती होगी, यानी उनको जो वो चाहेंगे, जिस प्रकार से उनकी अपेक्षाएं हैं बजट के लिए, तो फिर उस पर हम लोग भी विचार करते हैं। ये बार पिछली बार भी मैंने किया था और इस बार भी हम उसी प्रकार से काम करेंगे। वित्त मंत्री और वित्त सचिव के अनुसार आगामी बजट में विभागों का बजट परफॉर्मेंस का काफी हद तक प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो अब देखना होगा कि आगामी बजट वित्त विभाग कैसे तय करता है। देहरादून से जनता टीवी के लिए नवीन शुक्ला की रिपोर्ट।